हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो टेट, सुपर टेट एवं सीटेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम के भाग 7 के अंतर्गत आज हम अधिगम के उद्दीपक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। आपको हमने पहले भी बताया है, अधिगम के सिद्धांत को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसे पहला सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के रूप में जाना जाता है और दूसरे के अंतर्गत उद्दीपक सिद्धांत आता है। यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और उद्दीपक सिद्धांत में सिद्धांत के रूप में हम अधिगम के सिद्धांत को 2 वर्गों में बांटे हैं, जिसमें हमने उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत आपको थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल एवं गुथरी के सिद्धांत को पढ़ा दिया है, जिसमें आपको ये भी बताया गया था थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर एवं हल का सिद्धांत पुनर्वलन सिद्धांत के अंतर्गत आता है और गुथरी का सिद्धांत पुनर्वलन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर देखिए, उद्दीपक सिद्धांत के अंतर्गत आज हम आपको टालमैन का सिद्धांत पढ़ाएंगे। देखिए, इस सिद्धांत को जो उद्दीपक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। यानी इस सिद्धांत को क्या कह सकते हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में टालमैन का सिद्धांत, वर्दीमर, कोहलर व कोफका का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, आशुबेल का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत एवं बंडूरा का सिद्धांत आता है। तो आइए आज हम जो है शुरू करते हैं। टालमैन का सिद्धांत क्या है? देखिए, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं इस सिद्धांत के प्रतिपादक ईसी टालमैन हैं। इस सिद्धांत को किन नामों से और जाना जाता है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस सिद्धांत को चिन्ह सीखना सिद्धांत यानी साइन लर्निंग थ्योरी, चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी, चिन्ह अर्थ सिद्धांत, साइन सिग्निफिकेट थ्योरी, प्रत्याशा सिद्धांत, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत, कॉग्निटिव मैप थ्योरी, चिन्ह संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक साइन कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस सिद्धांत को हम किन नाम से जानते हैं, किन सिद्धांतों के नाम से जानते हैं? चिन्ह सीखना सिद्धांत, चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह अर्थ सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत, संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत, चिन्ह संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, अपने इस सिद्धांत में टालमैन ने क्या बताया है। अब यहाँ पर देखिए, टालमैन ने लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को महत्वपूर्ण माना है। यानी इस सिद्धांत में उन्होंने ये बताया है कि जो व्यक्ति का या प्राणी का जो व्यवहार होता है वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। यानी इसलिए इनके इस सिद्धांत को उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद भी कहा जाता है। यानी व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है और उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वह क्या करता है, व्यवहार करता है। दूसरा देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि ये जो टालमैन का सिद्धांत है, यह व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद का मिश्रित रूप है। यानी टालमैन का जो सिद्धांत है वो व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद का मिश्रित रूप है। यानी इस सिद्धांत में व्यवहारवाद की विशेषताओं को देखने को मिलता है और गेस्टाल्टवाद जो है, गेस्टाल्टवाद की विशेषता का भी क्या होता है, इसमें जिक्र होता है। इसलिए यह हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद का यह क्या करता है, यह जो सिद्धांत क्या है, मिश्रित रूप है। अब देखिए, यहाँ पर आपको अगला पॉइंट हम बताते हैं कि टालमैन के अनुसार सीखने के लिए पुनर्वलन आवश्यक नहीं है। यानी टालमैन सीखने में पुनर्वलन आवश्यक नहीं मानते हैं, परंतु सीखी गई अनुक्रिया को व्यवहार के रूप में परिवर्तित करने के लिए, यानी जो अनुक्रिया सीखी गई है उसको व्यवहार के रूप में परिवर्तित करने के लिए पुनर्वलन आवश्यक है। यानी हम ये कह सकते हैं, अतः यह एक निष्पादन चर है, यानी ये परफॉर्मेंस वेरिएबल है। अब देखिए, अगला जो है टालमैन ने ही कहा है, टालमैन के अनुसार किसी परिस्थिति को देखकर उसका एक चित्र या नक्शा जो है मन में विकसित कर लेता है। यानी प्राणी जो होता है
किसी परिस्थिति को देखकर उसका एक चित्र या नक्शा मन में विकसित कर लेता है, जिसे टालमैन ने संज्ञानात्मक नक्शा कहा है। यानी ये किसी परिस्थिति को देखा और उस परिस्थिति में एक उद्दीपक को करने के बाद, प्राप्त करने के बाद, लक्ष्य प्राप्त करने के बाद वो अगले उद्दीपक या लक्ष्य के बारे में सोचने लगता है, या हम कहें पूरी परिस्थिति का नक्शा उसके मस्तिष्क में बन जाता है, जिसे संज्ञानात्मक नक्शा कहा गया था। टालमैन ने उसे क्या नाम दिया था? संज्ञानात्मक नक्शा दिया था, कॉग्निटिव मैप दिया था। संज्ञानात्मक नक्शा विकसित होने के बाद प्राणी लक्ष्य पर, यानी यहाँ देखिए, संज्ञानात्मक नक्शा विकसित होने के बाद प्राणी लक्ष्य पर किसी भी दिशा में पहुँचने में समर्थ हो जाता है। यानी कि जब उस मस्तिष्क में संज्ञानात्मक नक्शा बन जाता है तो वह जो है किसी भी दिशा से अपने लक्ष्य पर पहुँचने में समर्थ होता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि विभिन्न पथों में से लक्ष्य पर पहुँचने के लिए प्राणी हमेशा लघुतम पथ को ही अपनाता है। यानी कि वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितने भी पथ हैं, यानी जहाँ से वो उस लक्ष्य तक जा सकता है, उसमें वह जो है प्राणी सबसे लघुतम पथ, यानी शॉर्टकट रास्ते को ही अपनाता है, जिससे उस लक्ष्य को जल्द ही प्राप्त किया जा सके। इसे न्यूनतम प्रयास का नियम कहा जाता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? न्यूनतम प्रयास का नियम कहा जाता है। इनके देखिए, टालमैन के अनुसार उनका ये कहना है कि जब व्यक्ति किसी परिस्थिति को देखता है तो उसका पूरी परिस्थिति का एक चित्र उसके मस्तिष्क में बन जाता है, जिसे नक्शा नाम दिया था, संज्ञानात्मक नक्शा नाम दिया था। और इन्होंने ये कहा था, जब व्यक्ति के मस्तिष्क में संज्ञानात्मक नक्शा बन गया है तो उसके सहारे वह लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेता है, यानी वो पहुंचने में समर्थ हो जाता है। और जो है उस जो मैप बना है उसके माइंड में, उसके सहारे वह उस पथ को अपनाता है, यानी उस पथ को अपनाता है जिससे उस लक्ष्य की प्राप्ति में जल्दी पहुंचा जा सके। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी रास्ते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के, उसमें से सबसे लघुतम जो रास्ता होगा, सबसे लघुतम पथ होगा जिसमें टाइम कम लगेगा, उस पथ को अपनाता है। इसे न्यूनतम प्रयास का नियम कहते हैं। अब देखिए टालमैन, अगला देखिए, टालमैन ने अपने शोध पत्र, यानी जब टालमैन के जो शोध पत्र था उसका जो नाम था देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ लर्निंग, उसका क्या नाम था? देयर इज, देखिए उसका नाम क्या था? देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ लर्निंग में सीखने के 6 प्रकार का उल्लेख किया था। यानी टालमैन अपने शोध पत्र में देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ लर्निंग में सीखने के 6 प्रकार बताए हैं। और देखिए 6 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है कैथे एक्सिस। पहला प्रकार इनका क्या है? कैथे एक्सिस। कैथे एक्सिस क्या होता है? इससे तात्पर्य एक ऐसी अर्जित प्रवृत्ति से है जिसमें व्यक्ति खास वस्तुओं को खास प्ररोध अवस्थाओं से संबंधित करता है। यानी यह कैथे एक्सिस से तात्पर्य एक ऐसी अर्जित प्रवृत्ति से है जिसमें व्यक्ति खास वस्तुओं को खास प्ररोध अवस्थाओं से क्या करता है? जो है संबंधित करता है। प्ररोध अवस्था का मतलब चालक अवस्था। अब दूसरा देखिए इनका है तुल्यता विश्वास। तुल्यता विश्वास क्या होता है? दूसरा प्रकार सीखने का उन्होंने क्या दिया था? तुल्यता विश्वास। जब किसी उपलक्ष्य का वही प्रभाव होता है जो स्वयं लक्ष्य का होता है। देखिए, जब किसी उपलक्ष्य का, यानी लक्ष्य के पहले जो लक्ष्य है उसके, जब किसी उपलक्ष्य का वही प्रभाव होता है जो स्वयं लक्ष्य का होता है तो उस उपलक्ष्य के इस गुण को हम तुल्यता विश्वास कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे तुल्यता विश्वास कहा जाता है। यानी जब किसी उपलक्ष्य का वही प्रभाव होता है जो स्वयं लक्ष्य का होता है तो उपलक्ष्य के इस गुण को तुल्यता क्या कहा जाता है? तुल्यता विश्वास कहा जाता है। तीसरा इन्होंने बताया था क्षेत्र प्रत्याशाएं। क्या बताया था? तीसरा इन्होंने बताया था क्षेत्र प्रत्याशा। क्षेत्र प्रत्याशा है सीखने के प्रकार में। क्षेत्र प्रत्याशा में व्यक्ति एक उद्दीपक को देखकर
दूसरा खास उद्दीपक आने की उम्मीद करने लगता है। यानी क्षेत्र प्रत्याशा में व्यक्ति एक उद्दीपक को देखता है और उसके माइंड में दूसरा उद्दीपक आ जाता है, उसको सीखने की जो है उम्मीद करने लगता है। जैसे आप लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ही टेट आप पास होंगे या टेट आपका क्लियर होगा, तुरंत ही आप जो है सुपर टेट के बारे में सोचने लगेंगे। तो इसे ही क्या है, क्षेत्र प्रत्याशा कहेंगे। यहाँ पर टेट एवं सुपर टेट जो है उद्दीपक है। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रकार इन्होंने बताया क्षेत्र संज्ञान तरीका, यानी जो चौथा प्रकार है इनका क्षेत्र संज्ञान तरीका। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी सहायता से व्यक्ति समस्या समाधान परिस्थिति से निपटता है। यानी कि यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके उपयोग से, जिसकी सहायता से व्यक्ति अपनी समस्या समाधान की परिस्थिति से जो है निपटता है, यानी उसका समाधान करता है। पांचवा इन्होंने दिया प्ररोध विभेदन। प्ररोध विभेदन है सीखने का प्रकार। सीखने का यह प्रकार बतलाता है कि प्राणी विभिन्न तरह के प्ररोधों के बीच विभेद करके उसी रूप में अनुक्रिया करता है। यानी कि अगर उसके सामने दो या दो से अधिक प्ररोध रखे हैं तो उसे जिस प्ररोध की आवश्यकता है जो है उसी के प्रति वह जो है अनुक्रिया करेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्ररोध विभेदन कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक प्ररोधों में वह विभेद करना सीख लेता है। अगला देखिए पेशी पैटर्न। टालमैन ने पेशी पैटर्न सीखना के माध्यम से विचार तथा पेशी व्यवहार के बीच एक कड़ी जोड़ने की कोशिश की है। यानी टालमैन ने पेशी पैटर्न जो सीखने के माध्यम से विचार तथा पेशी व्यवहार के बीच एक कड़ी जोड़ने की कोशिश की है। तो इन्होंने देखिए 6 प्रकार बताए थे सीखने के। एक कैथेक्सिस, तुल्यता विश्वास, क्षेत्र प्रत्याशा, क्षेत्र संज्ञान तरीका, प्ररोध विभेदन, पेशी पैटर्न। और ये इसका जिक्र इन्होंने कहाँ किया था, अपने शोध विषय में देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ लर्निंग में किया था। देखिए आपको यहाँ पर बता दें, ये जानेंगे टालमैन ने अपना प्रयोग चूहे पर किया था जो कि टी आकार का एक भूल भुलैया परीक्षण था। अब यहाँ पर देखेंगे हम इस चीज़ को आपको बताते हैं कि इनके इस सिद्धांत को अव्यक्त अधिगम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनके इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, अव्यक्त अधिगम यानी गुप्त अधिगम के नाम से भी जाना जाता है इनके सिद्धांत को। तो यहाँ पर देखिए अव्यक्त अधिगम क्या है। अव्यक्त अधिगम से तात्पर्य क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए अव्यक्त सीखना से तात्पर्य, यहाँ पर ध्यान देंगे, अव्यक्त सीखना से तात्पर्य उस सीखना से होता है जिसकी अभिव्यक्ति निष्पादन के रूप में नहीं हो पाती है। यानी जो अभिव्यक्त परफॉर्मेंस के रूप में नहीं हुई होती है। टालमैन के अनुसार जब पुनर्बलन दिया जाता है तो इसकी अभिव्यक्ति निष्पादन के रूप में होती है। यानी इन्होंने देखिए ये कहा है, टालमैन के अनुसार जब जो है अव्यक्त सीखना वैसे सीखने को कहा जाता है जिसकी अभिव्यक्ति निष्पादन के रूप में नहीं होती है। टालमैन के अनुसार जब पुनर्बलन दिया जाता है तो इसकी अभिव्यक्ति निष्पादन के रूप में होती है, इन्होंने ये कहा था। और देखिए फिर इन्होंने ये कहा कि टालमैन के अनुसार सीखने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं होती है। जब सीखी गई अनुक्रिया के निष्पादन में अभिव्यक्ति करना होता है तो पुनर्बलन की ज़रूरत पड़ती है। यानी सीखने के लिए पुनर्बलन तो आवश्यक नहीं है, लेकिन सीखी गई अनुक्रिया को परफॉर्मेंस में जब व्यक्त करना होता है, अभिव्यक्त करना होता है उसे, तो पुनर्बलन की ज़रूरत पड़ती है। इस तथ्य को साबित करने के लिए टालमैन तथा हांजिक ने एक अति मशहूर प्रयोग किया था। इस प्रयोग में चूहे का 3 समूह था जिन्हें समरूप भूल भुलैया में दौड़ लगाने का प्रशिक्षण दिया गया था। यानी वहाँ पर क्या दिया गया था, उसे टालमैन तथा हांजिक ने जो परीक्षण किया था वो चूहे पर किया था, और चूहे का 3 समूह था जिन्हें समरूप भूल भुलैया में दौड़ लगाने का प्रशिक्षण दिया गया था। एक समूह देखिए, एक समूह को प्रारंभ बक्स से लेकर लक्ष्य बक्स तक दौड़ लगाने पर पुनर्बलन नहीं दिया जाता था। यानी प्रारंभिक बक्स से लेकर के जो है लक्ष्य बक्स, गोल बक्स तक दौड़ लगाने के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता था। दूसरे समूह को प्रत्येक दौड़ के बाद पुनर्बलन दिया जाता था तथा तीसरे समूह को 11वें दिन से दौड़ समाप्ति के बाद पुनर्बलन दिया जाता था। अर्थात प्रथम 10 दिन तक इस समूह को प्रारंभ बक्स से लक्ष्य बक्स तक दौड़ लगाने के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता था।
यह प्रयोग 17 दिनों तक चला था और इस प्रयोग के परिणाम बड़े रोचक थे और इससे टालमैन के अव्यक्त सीखना के संप्रत्यय को पूरा समर्थन मिला है। इस प्रयोग के परिणाम में 3 बातें पाई गई, यानी इनका जो ये प्रयोग किए थे इसमें 3 बातें थीं। यानी इन्होंने जो प्रयोग किया था चूहे के ऊपर किया था, भूल भुलैया परीक्षण था, और इसमें क्या लिए थे, इसमें समरूप भूल भुलैया परीक्षण था। 3 समूह था चूहे का और उसे जो है प्रारंभिक बक्स से लक्ष्य बक्स की तरफ जाना था। प्रारंभिक स्थिति में कोई पुनर्बलन नहीं दिया जाता था। दूसरे समूह को दौड़ के बाद पुनर्बलन दिया जाता है। तीसरे समूह को 11वें दिन से दौड़ समाप्ति के बाद पुनर्बलन दिया जाता था, अर्थात 10 दिन तक इस समूह को 10 दिन तक जो है इस समूह को प्रारंभ बक्स से लक्ष्य बक्स तक दौड़ लगाने के बाद भी पुनर्बलन नहीं दिया जाता था। देखिए इससे इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला था, उस समूह के निष्पादन में परफॉर्मेंस में बहुत थोड़ी उन्नति हुई है जिसे पुनर्बलन कभी नहीं दिया जाता था। इन्होंने ये कहा जिसे पुनर्बलन नहीं दिया जाता था उसके परफॉर्मेंस में क्या हुई है, उन्नति नहीं हुई है। फिर उन्होंने कहा वह समूह जिसे लगातार पुनर्बलन दिया जाता था उसका निष्पादन पूरे 17 दिनों धीरे धीरे उन्नत होता गया। यानी जिसे पुनर्बलन दिया गया उसका जो निष्पादन परफॉर्मेंस है वो बढ़ता गया। तीसरा समूह क्या था, तीसरे समूह को जब पुनर्बलन 11वें दिन दिया गया तो उसके निष्पादन में अचानक वृद्धि हो गई। यह भी देखा गया कि तीसरे समूह का निष्पादन उस समूह से अधिक श्रेष्ठ हो गया जिसे लगातार पुनर्बलन दिया गया। यानी ये मानते हैं कि प्राणी को लगातार पुनर्बलन ना दिया जाए, कुछ समय के बाद पुनर्बलन दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए टालमैन के अनुसार तीसरे समूह का परिणाम अति महत्वपूर्ण था। यानी यही महत्वपूर्ण था कि एक मतलब प्रत्येक दौड़ के बाद पुनर्बलन मत दीजिए, कुछ समय के पश्चात पुनर्बलन दीजिए। अब देखिए टालमैन के अनुसार सचमुच में इस तीसरे समूह द्वारा प्रथम 10 दिनों में भूल भुलैया सीख ली थी, परंतु इसकी अभिव्यक्त नहीं हो पाई थी। इसी को क्या कहते हैं, अव्यक्त सीखना कहते हैं। यानी आप जो है परफॉर्मेंस नहीं करते हैं लेकिन उस चीज़ को सीखते रहते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तब उस चीज़ के लिए आप क्या करते हैं, परफॉर्मेंस कर देते हैं। अब हम आपको इसी में एक चीज़ और बताते हैं। देखिए यहाँ पर टालमैन के सिद्धांत का एक औपचारिक पहलू है और उस पहलू को आप जानेंगे। टालमैन के सिद्धांत का औपचारिक जो पहलू है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से टालमैन ने आश्रित चर, कौन सा चर, आश्रित चर, स्वतंत्र चर तथा मध्यवर्ती चर 3 चर, देखिए आश्रित चर, स्वतंत्र चर तथा मध्यवर्ती चर के संबंध पर प्रकाश डाला है जो सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टालमैन के अनुसार टी प्रकार के उस भूल भुलैया में जहां चूहे को बाएं मुड़ना था, चूहे को कहाँ मुड़ना था, बाएं मुड़ना सिखलाया जाता है, वहाँ आश्रित चर एक व्यवहार अनुपात होता है। वहाँ आश्रित चर क्या होता है, एक व्यवहार जो है क्या होता है, एक व्यवहार अनुपात होता है, जिसे टालमैन ने निम्नलिखित जो है सूत्र से परिभाषित किया है। अब देखिए ये सूत्र क्या है, बिहेवियर रेशियो इन्होंने दिया था। बिहेवियर रेशियो इक्वल टू क्या बताया है यहाँ पर, BL बटे BL धन BR। यानी कि जहाँ BL जो है लेफ्ट, एल का मतलब लेफ्ट है, BL जो है बाएं मुड़ने की अनुक्रिया की संख्या है और BR दाएं मुड़ने की संख्या। यानी अगर आपको ये फार्मूला मिलता है B=BL बटे BL धन BR, तो ये किससे संबंधित है, जो है टालमैन से, जहाँ BL है जो है बाएं मुड़ने की अनुक्रिया की संख्या और BR दाएं मुड़ने की अनुक्रिया की संख्या है। और इसमें जो है कौन अनुक्रिया कर रहा है, चूहे को बाएं मुड़ना और दाएं मुड़ना सिखाया जा रहा था। अब देखिए जैसे इस पे अगर आपको क्वेश्चन करना हुआ तो जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है, यदि पशु 10 बार में से 7 बार 10 बार में से कितने 10 टाइम्स में से 7 बार टी प्रकार के भूल भुलैया परीक्षण में बाएं मुड़ता है, यानी 7 बार जब बाएं मुड़ेगा तो 10 बार में से 7 बार वो बाएं मुड़ रहा है, तो इसका मतलब 3 बार वो दाएं मुड़ रहा है। तो BL यानी जो बाएं मुड़ने की संख्या है वो 7 बार है, तो यहाँ BL के स्थान पे 7 रखेंगे। अब बट्टे BL फिर 7 है और जो दाएं मुड़ेगा 3 बचा है, तो 7 बटे 7 धन 3 यानी 10।
ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 7/10 हो जाएगा। जब इसमें 100 से हम 7/10 में जब हम 100 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 70% आ जाएगा, यानी कि इसका जो व्यवहार अनुपात हो जाएगा वो 70% हो जाएगा। तो यहाँ पर आज आपने देखा टालमैन का सिद्धांत हमने आपको पढ़ाया है, और टालमैन का जो अभी लास्ट हमने पॉइंट बताया है वो सूत्र आप याद रखेंगे, B बराबर BL धन BL धन BR। आर का मतलब है राइट, यानी कि दाएं मुड़ने की अनुक्रिया BR है और बाएं मुड़ने की अनुक्रिया क्या है, BL है। और आपको ये भी हम बताए हैं इनके इस सिद्धांत को कई नाम से जाना जाता है। इनके इस सिद्धांत को आपको बताया गया चिन्ह सीखना सिद्धांत, चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह अर्थ सिद्धांत, संज्ञानात्मक नक्शा सिद्धांत, और ये गुप्त अधिगम सिद्धांत, अव्यक्त सीखना के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। यह व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद का मिश्रित रूप है। इनके अनुसार सीखने के लिए पुनर्बलन आवश्यक नहीं है। इन्होंने सीखने के 6 प्रकार बताए हैं: कैथेएक्सिस, तुल्यता विश्वास, क्षेत्र प्रत्याशा, क्षेत्र संज्ञान तरीका, प्ररोध विभेदन एवं पेशी पैटर्न। और इनके शोध विषय का नाम था देयर इज मोर देन वन काइंड ऑफ लर्निंग था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टालमैन का अधिगम जो सिद्धांत है वो समझ में आ गया होगा। यह सिद्धांत देखिए एसएस थ्योरी के अंतर्गत आएगा, यानी इसे एसएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, उद्दीपक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।